हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन डिटेल। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दो तीन डिफरेंट पार्ट्स में पूछा जाता है। कभी भी ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत एहतियात से देखना है और देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो इस आज की वीडियो को मैंने दो पार्ट में बनाया है, क्योंकि ये बहुत लेंथी काम था, इसलिए इसके मैंने दो पार्ट बनाया है। तो आज मैं फर्स्ट पार्ट पेश कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना, इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा और वो फाइनल पार्ट होगा। तो आज के देखें लर्निंग स्टेप हमारे क्या होंगे जी। लर्निंग स्टेप में सबसे पहले हमने डिफाइन करना है व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए मेनली यूज किया जाता है। और स्टेप नंबर 2 में हम देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, ये दो टर्म्स इसमें यूज होती हैं। इनको हम डिफाइन करेंगे कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है। और लास्ट में हम देखेंगे कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स, आपने बहुत एहतियात से इसको समझना है, देखना है। और ये इम्तिहानी क्वेश्चन भी है, बहुत ज़्यादा फेमस है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी। तो चलिए अब हम इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमने देखना है व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लाइट की इंटरफेरेंस क्या होती है। तो द सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। दो वेव्स हों जी, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो सेम ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हूँ, अगर वो आपस में सुपर पोजिशन करती हैं। ये सुपर पोजिशन का मतलब ओवरलैपिंग होता है, आपस में गडमेड होना, मिल जाना, मिक्स अप होना। इस सब मीनिंग को हम टेक्निकल वर्ड है यहाँ पे सुपर पोजिशन से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। तो इस अमल को, इस फिनोमिना को हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। तो टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की दो टाइप होती हैं। नंबर वन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और नंबर टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आइए बारी बारी स्टडी करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। द इंटरफेरेंस इन विच द क्रस्ट ऑफ फर्स्ट वेव फॉल्स ऑन द क्रस्ट एंड ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है ट्रफ, ट्रफ के ऊपर फॉल करे। ये देखिए ब्रैकेट के बाद लिखा है क्रस्ट, तो इधर ब्रैकेट के बाद भी लिखा है क्रस्ट, ब्रैकेट के अंदर लिखा है ट्रफ, तो ब्रैकेट के अंदर भी लिखा है ट्रफ। तो यानी क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर फॉल करे या ट्रफ ट्रफ के ऊपर फॉल करे, तो इस तरह का जो इंटरफेरेंस होगा उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी ये इंटरफेरेंस की टाइप है जिसमें क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर और ट्रफ ट्रफ के ऊपर फॉल करता है। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन आपको दिखाई गई है। फर्ज करें ये एक आपके पास वेव है, ठीक है। तो ये जो ऊपर की तरफ पीक जा रही है ये इसका क्रस्ट है, और जो नीचे की तरफ पीक आ रही है ये इसका ट्रफ है। और एक और आइडेंटिकल, एक और वेव है, वेव नंबर 2 ये, और ये इसके आइडेंटिकल है, यानी सेम फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी सेम है। और सपोज कर लेते हैं ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं विद सेम वेलोसिटी। और अगर आप इनको ऐड अप कर देंगे, यानी इन दोनों का सुपर पोजिशन लेंगे, सुपर पोजिशन मीन ऐड करना, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे या मिक्सअप करेंगे किसी एक ही पॉइंट के ऊपर, तो व्हाट यू विल गेट, तो जो नतीजे के तौर पर आपको वेव मिलेगी उसको हम रिजल्टेंट वेव बोलेंगे। ये देखें यहाँ पे आपको ये वेव बहुत ज्यादा है, एक तो बड़ी नजर आ रही है, ये देखें ये दोनों वेव से बड़ी है, इसको हम रिजल्टेंट वेव बोलते हैं। और आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों वेव्स की निस्बत ये यहाँ से लेके ये वाली लेंथ जरा ज्यादा है। और एक और बात, ये मैंने ज्यादा ब्राइट भी शो की है इन दोनों की निस्बत, ठीक है। तो ये इसको रिजल्टेंट वेव कहते हैं। ये दोनों के मिक्सचर से ये वाली वेव बनी है। तो इसमें क्या क्या खसूसियात हैं, कुछ तो नजर आ रही हैं। देखिए नंबर एक, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का क्या हो जाता है, इंक्रीज। ये एरो अप मैंने किया है, इसका मतलब इंक्रीज हो जाता है। तो ये देखें ये एम्पलीट्यूड होता है यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस, ये देखें इंक्रीज हो गया है पहले की निस्बत। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, रिजल्टेंट वेव का इंक्रीज। नंबर टू, इंटेंसिटी, जिसे आप ब्राइटनेस भी कह सकते हैं, वो रिजल्टेंट वेव की इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ज्यादा रोशन आपको नजर आ रही है। और एक और चीज आपने ध्यान में रखना है, पाथ डिफरेंस जो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस होता है वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है। ये वेवलेंथ है,
जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी, और ये इंटेग्रल मल्टीपल है, इसकी कोई वैल्यू हो सकती है 1 2 3 अप टू एनी नंबर। ठीक हो गया। तो ये तीन बातें आपने जेन में रखनी है, किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो चलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या? तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने अभी डेफिनेशन जैसे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की थी, इसी तरह आपने ये डेफिनेशन करनी है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो इट इज अ टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इन विच क्रस्ट फॉल करता है ट्रफ के ऊपर, और ट्रफ फॉल करता है क्रस्ट के ऊपर। ब्रैकेट के बाहर देखें, इधर क्रस्ट है तो इधर ट्रफ है, और ब्रैकेट के अंदर देखें, इधर ट्रफ है तो इधर ब्रैकेट के अंदर क्रस्ट है। इसका मतलब दो अपोजिट चीजों के ऊपर फॉल कर रहा है। तो अगर तो इस तरह का कोई इंटरफेरेंस होता हुआ आपको नजर आएगा, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वेव्स की मदद से समझते हैं। ये देखें जी, ये एक वेव है, वेव नंबर 1 है, और आप ये देख रहे हैं कि ये अगर ये एरो अप है, यानी ये ऊपर की तरफ अगर जा रही है तो ये क्रस्ट है, और ये नीचे जो पार्ट है इसका ये वाला, ये ट्रफ है। तो ये वेव नंबर 1 है, और ये वेव नंबर 2 है। ये देखिए, तो ये क्रस्ट है, तो ये इसका डाउन वाला हिस्सा है, यानी ये ट्रफ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे की जगह पे आ रहे हैं। और अगर आप इन दोनों को एडअप कर दें, यानी दोनों को एडअप करें, सुपर पोजिशन करें इनकी, तो नतीजे के तौर पर जो आपको चीज मिलेगी, चूंकि ये दोनों आइडेंटिकल वेव्स हैं, सपोज कर लिया ये दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी इनका एम्पलीट्यूड एक दूसरे के इक्वल है मैग्नीट्यूड में। ठीक हो गया। और ये नतीजे के तौर पर आपको स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, यानी कोई लाइट नजर नहीं आएगी, आपको अंधेरा नजर आएगा। इसको डार्क फ्रिंज बोलते हैं, या हम कहेंगे कि डार्कनेस छा जाएगी, अंधेरा छा जाएगा वहां पे, उस इतने हिस्से पे यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो, वहां पे अंधेरा छा जाता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपने देखा था लाइट की इंटेंसिटी पहले से ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ भी वही तीन खसूसियात होंगी, वो आपने जेहन में रखना है। एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ एम्पलीट्यूड है ही नहीं, ये जीरो है, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल वेव्स हैं, यानी एक जैसी हैं। जितना एम्पलीट्यूड इसका है उतना ही इतना है। अगर डिफरेंट होगा तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, होगा दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है। यानी अगर इसका 5 लगा लें और इसका 7 लगा लें, तो अब रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो 2 होगा। आपको 7 और 5 को माइनस करना है। इंटेंसिटी के बारे में क्या कहते हैं? तो इंटेंसिटी आल्सो डिक्रीज, यहाँ तो बिल्कुल ही ये अंधेरा हो गया, जीरो हो गई। लेकिन अगर ये आइडेंटिकल वेव्स ना हो तो इंटेंसिटी कुछ ना कुछ होती है, बट डिक्रीज हो जाती है। और तीसरी बात आपने याद रखनी है कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, यानी हाफ ऑफ द वेवलेंथ होता है। याद रखें, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां पे कंप्लीट मल्टीपल, वहां पे वहां इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ होता है। लेकिन यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, इस चीज को आपने लाजमी याद रखना है, ये टेक्निकल बात है। और ये किसके लिए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। आगे आप इसको थोड़ा रीअरेंज करके इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी और नंबर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, m+1/2, और ये 2 इधर आ गया। तो आप इसी चीज को इस तरह भी लिख सकते हैं, वेयर m की वैल्यू वही है, आपने 0 से 1 2 3 लेनी है, कंसीडर करनी है। तो ये कोई भी इंटेग्रल नंबर हो सकता है। तो यही यही तीन बातें इसके लिए भी आपने जेन में रखनी है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले हम यंग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका देखते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है। स्टूडेंट याद रखिए कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि इसके स्लिटों से लाइट फैलती भी है, लिहाजा हम इसको डायफ्रैक्शन पर्पज के लिए भी स्टडी कर सकते हैं। ओके। लेकिन यहाँ पे हम इसको जो है ना, यहाँ पे हम इसको जो स्टडी करेंगे वो हम इसको इंटरफेरेंस के तौर पर स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ बढ़ते हैं, यानी कौन कौन सी चीजें इसमें इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले जो हमें चीजें चाहिए, इसमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। आपके पास जो लाइट होनी चाहिए वो सिंगल वेवलेंथ वाली होनी चाहिए, सिंगल कलर की होनी चाहिए। तो लाइट जो है ना वो मोनोक्रोमेटिक यानी सेम कलर की होनी चाहिए, सेम वेवलेंथ की होनी चाहिए। उसके बाद सिंगल स्लिट इस्तेमाल होगी, मैं स्लिट के बारे में भी आपको बताता हूँ। एक और स्लिट होगी, इसको हम डबल स्लिट कहते हैं, इसी वजह से इसका नाम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। और लास्ट में हमें एक स्क्रीन भी चाहिए जिसके ऊपर आपको पैटर्न नजर आएंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न। ये कोई भी शीट हो सकती है, एक जैसे हमें कंप्यूटर की शीट, कोई दीवार भी हो सकती है। और इसके बाद हमें एक माइक्रोस्कोप भी, बाज दफा फ्रिंजेस जो है ना वो विजिबल नहीं होती नेकेड आई से,
तो इसलिए हमें बाज दफा ना माइक्रोस्कोप की भी जरूरत पड़ती है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें जी, ये जो पहली नंबर पे आपने पढ़ा कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। तो ये देखें, ये कोई येलो कलर का या ग्रीन कलर का या रेड कलर की सिंगल सोर्स आपने लेनी है। तो इस तरह हम सोर्स को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे अपनी डायग्राम में। अच्छा जी, ये स्लिट इस तरह के होते हैं। ये यहाँ पे ये डबल स्लिट है, ये देखें दो सुराख हैं, यहाँ पे दो होल्स बने हुए हैं, ये और ये, इसको स्लिट कहते हैं। ये डबल स्लिट है। अगर ये एक ही होल कर दे जाएंगे तो ये फिर सिंगल स्लिट बन जाएगी। ठीक हो गया। और स्क्रीन, ये देखें ये स्क्रीन होती है, ये किसी भी कलर की हो सकती है स्क्रीन, वाइट है, ग्रीन है। तो इसके ऊपर ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये पैटर्न नजर आ रहे हैं, कहीं पे डार्क आएगा, कहीं पे ब्राइट आ जाएगा। इस तरह करके ये पैटर्न बनते हुए हमें नजर आते हैं जब हम इनको जनरली एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम इसकी मजीद डिटेल की तरफ। ये देखें, ये लाइट सोर्स है और ये एक बॉक्स के अंदर बंद है। तो यहाँ से जो लाइट है इस इतने हिस्से से अमिट होती है, तो ये प्लेन वेव्स बनाती है। देखिए ये प्लेन वेव्स है ऐसे, यानी लाइट सीधी लाइन में ट्रेवल कर रही है। इसके आगे आपने एक सिंगल स्लिट रख देनी है, ये सिंगल स्लिट है। तो ये सिंगल स्लिट से जब लाइन निकलेगी तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाएगी। जैसे ये देखिए, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गई इसकी। तो ये प्लेन वेव थी, तो पहले स्लिट ने क्या काम किया, प्लेन वेव को स्फेरिकल वेव में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये पहली स्लिट का ये काम है कि इसने प्लेन वेव को स्फेरिकल वेव में कन्वर्ट करना है। आगे आपको सामने आपकी नजर आ रही है, आपको एक स्लिट यहाँ पे नजर आ रही है और एक स्लिट ये नजर आ रही है, यानी ये आगे मैंने डबल स्लिट रख दी है। तो इन दो स्लिटों का भी यही काम है जो पहली वाली स्लिट का काम है। तो ये वेव्स को यहाँ पे एक्चुअली हिजन प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी वेवलेट्स निकलेंगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और यहाँ से ये दोनों वेव्स जो है ना एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करती हुई नजर आएंगी। ये देखें जरा, ये वेव, एक वेवलेट, ये दूसरा वेवलेट, और इसके तरह बहुत सारे ये वेवलेट्स निकल रहे हैं। इसी तरह यहाँ से भी आप देख रहे हैं, ये पहला वेवलेट है, ये दूसरा वेवलेट है, ये तीसरा वेवलेट है, ये चौथा वेवलेट है। और ये वेवलेट और इसके वेवलेट आपस में ये देखिए ओवरलैपिंग कर रहे हैं बहुत सारे पॉइंटों के ऊपर। ये पॉइंट आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं और ये आगे ट्रेवल करते जा रहे हैं एक सीधी लाइन में। और यहाँ पे आके इन्होंने जाके स्क्रीन के ऊपर हिट होना है। तो यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस आपको नजर आ रही है। ब्राइटनेस, अगर फ्रिंज ब्राइटनेस हो तो उसको हम मैक्सिमा बोलते हैं। यहाँ मैक्सिमा, मैक्सिमम लिखा है, यानी इसी पॉइंट को हम मैक्सिमा भी बोलते हैं। और कुछ पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये डार्कनेस छाई हुई है, अंधेरा है, तो इसको हम मिनीमा बोलते हैं। ठीक है ना। तो येलो कलर वाले जितने भी पॉइंट हैं उन सबको हम मैक्सिमा बोलेंगे, और ब्लैक कलर के जितने भी पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं इनको हम मिनीमा बोलते हैं। तो इसके लिए एक और टेक्निकल टर्म बोली जाती है, फ्रिंज। यानी ये आप जो ब्राइटनेस नजर आ रही है इसको ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, और जो डार्क नजर आ रही है इसको डार्क फ्रिंज भी बोलते हैं। ये टेक्निकल नेम है इन बैंड्स का। ये जो आपको दो बैंड्स नजर आ रहे हैं, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, तो टेक्निकली हम इनको फ्रिंज कहते हैं। तो ये ब्राइट फ्रिंज है, ये डार्क फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है, ये डार्क फ्रिंज है। तो इन पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और इस पॉइंट के ऊपर मिनिमा यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है। तो आइए अब हम मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन फाइंड करते हैं कि मैथमेटिकली हमें कैसे पता चलेगा कि किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा हो रहा है और किस पॉइंट के ऊपर मिनिमा हो रहा है। तो आइए अगले स्टेप में हम इनको। तो कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फॉर कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी कंसिडर द रे ज्योमेट्री एज शोन इन फिगर। तो अभी हमने पीछे जो डायग्राम पढ़ी उसकी रे ज्योमेट्री ये होगी। ये देखें, ये डबल स्लिट है, हमने पीछे वाला हिस्सा नहीं लेना, हम डबल स्लिट से जो आगे वाला पोर्शन है जो फिनोमिना उसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखें जी, ये स्क्रीन है आपके पास। तो ये दो ये स्क्रीन और ये डबल स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एल सपोज कर लिया। ओके जी, दोनों स्लिटों का आपस का जो फासला है इसको हमने डी बोल दिया, स्मॉल डी। और ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, यानी ये डबल स्लिट है। इस स्लिट को S1 बोल दिया, इस स्लिट को S2 बोल दिया। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा जी, और यहाँ से लेके ये सेंट्रल डिस्टेंस ये एल के ही इक्वल होगा, जाहिर है, जस्ट इसको वो पॉइंट समझ लें, ओरिजिन समझ लें। तो उसके बाद अच्छा जी, कंसीडर अ पॉइंट पी लाइज ऑन द स्क्रीन। तो फर्ज कर लिया हमारे पास एक पॉइंट पी है जो इस यहाँ पे कहीं लाई करता है स्क्रीन के ऊपर, ये जी कंसीडर कर लिया। ये पॉइंट पी है जो इसके अंदर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। अच्छा,
अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने R1 कह दिया, और ये पॉइंट ए से पॉइंट पी का डिस्टेंस R1 है। इसी तरह पॉइंट बी से पॉइंट पी का डिस्टेंस R2 है। और इसी तरह ये जो सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे हमने लिया है, इसको आप ओरिजिन भी कह सकते हैं। यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ना वो खाली आर कह सकते हैं। एंड दिस लाइन इज मेकिंग एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्स एक्सिस। ठीक हो गया स्टूडेंट? जी, तो ये पॉइंट से ये एंगल आर पे है। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइनें आपस में इक्वल नहीं है, यानी एपी डिस्टेंस और बीपी डिस्टेंस क्या आपस में इक्वल है? या यूं देख लें कि R1 और R2 ये रे जो हैं ये लेंथ में इक्वल हैं कि नहीं है? आप देख रहे हैं कि ये ऊपर से जाके मिल रहा है, ये नीचे से जाके मिल रहा है। तो ये दोनों अभी के लिए तो हमें नहीं बिल्कुल इक्वल लग रहे। तो फिर हम क्या करेंगे? सपोज पॉइंट पी लाइज इन द ब्राइट फ्रिंज। ओके, हम कंडीशन मालूम करना चाह रहे हैं किसकी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की या मैक्सिमा की? ये मैक्सिमा भी लिखा हुआ है। ठीक हो गया? तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि ये पी मैक्सिमा में लाई करता है। ये वाला पी डार्क फ्रिंज में भी हो सकता था, ब्राइट में भी हो सकता है। क्योंकि हम कंडीशन मैक्सिमा या ब्राइट की निकालना चाह रहे हैं, तो फिर हमने सपोज कर लिया कि ये ब्राइट फ्रिंज में या फिर मैक्सिमा में लाई कर रहा है। ओके, उसके बाद अब आपने देखा था कि मैक्सिमा के लिए या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, पाथ डिफरेंस जो होता है वो एम लैम्डा के इक्वल होता है, यानी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ। ठीक है, वेयर एम की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। It is clear from the figure that there is path difference between R1 and R2। यहाँ डायग्राम को जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, A से P डिस्टेंस और B से P डिस्टेंस, यानी ये दो लाइनें कभी भी आपस में इक्वल नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये लाइन नीचे से ऊपर जा रही है, ये लाइन ऊपर से ऊपर P पॉइंट को मिल रही है, तो इन दोनों में ये इक्वल नहीं है, यहाँ इन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस है। ठीक हो गया? वो डिफरेंस कितना है उसको पाथ डिफरेंस ही हम कहते हैं। वो हमारा मेन काम वही पाथ डिफरेंस ही मालूम करना है। तो वो हम देखते हैं। So to find the path difference between, we draw a normal AC on BP so that R1 and R2 becomes equal to each other। अच्छा, बात ये है कि हमने क्या करना है पाथ डिफरेंस मालूम करने के लिए, यहाँ से पॉइंट ए से यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर या नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह ड्रॉ करनी है कि ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ये देखिए जी, ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने, ए सी लाइन इसको बोलना है। और ये एंगल वही एंगल होगा जो यहाँ पे बन रहा होगा। ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर एंगल है, और परपेंडिकुलर एंगल आपस में सेम होते हैं। तो ए से सी मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, इस तरह ड्रॉ की कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो गई हैं? इक्वल। इसका मतलब अब ये इक्वल है, तो ये इतनी चीज इनमें डिफरेंस था। अगर आप ये निकाल दें तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये बी से सी इन दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस था। तो यही हम मालूम करना चाहते हैं। ये पाथ डिफरेंस ही हम मालूम करना चाहते हैं कि ये एक्चुअली कितना है। इसके लिए आपने क्या करना है? फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करें, जिसको मैं अलहदा निकालने लगा हूँ। ये देखेंगे, तो ये एंगल थीटा है। ठीक है स्टूडेंट? तो ये वाला एंगल आपने ध्यान में रखना है कि ये एंगल आपका क्या है? थीटा है। तो यहाँ पे अब आपने करना है राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। तो ये आपका हो गया, ये वाली ये आपकी बेस, ये परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर, और ये वाला हाइपोटेन्यूज। तो दोनों की जब रेशो ली तो साइन थीटा बनता है बी सी अपॉन ए बी। और बी सी, ये देखेंगे बी से सी को हमने पाथ डिफरेंस बोला हुआ है, याद करें जरा। तो इसका मतलब है ये बी से सी को हम पाथ डिफरेंस लिख सकते हैं। और ये ए से बी, यहाँ भी आप देख लें, ए से बी को हमने डी बोला था। दो दो स्लिटों के दरमियान जो सेपरेशन है वो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपने ए बी की जगह पे लिख देना है। रीअरेंज करें, डी को दूसरी तरफ ले जाएं, ये देखें रीअरेंज किया डी दूसरी तरफ, डी साइन थीटा इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। लेकिन अभी अभी तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि पाथ डिफरेंस जो होता है, पाथ डिफरेंस तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एम लैम्डा के इक्वल होता है। यहाँ पे पाथ डिफरेंस हमारा डी साइन थीटा के इक्वल निकला। आप दोनों पाथ डिफरेंस को आपस में क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये राइट हैंड साइड भी आपस में क्या निकले? तो by comparing equation number 1 and 2 we'll get d sin theta is equal to m lambda, where m की वैल्यू कुछ भी है 0 1 2 3 up to so on. So this is the condition of constructive interference, या this is condition of maxima. ठीक है?
इसी तरह हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी या मिनिमा भी निकाल सकते हैं। तो इसीलिए वही रे ज्योमेट्री होगी, दोबारा आपने उसी रे ज्योमेट्री को बनाना है दोबारा। और इसी तरह ये पाथ डिफरेंस आपने वही निकलेगा जो आपने पाथ डिफरेंस निकला। हाँ, अब के हमने ये सपोज करना है कि ये पी पॉइंट जो है वो डार्क फ्रिंज में लाई कर रहा है या मिनिमा में लाई कर रहा है। तो सिमिलरली सपोज पॉइंट पी लाइज इन डार्क फ्रिंज, या आप उसको मिनिमा भी बोल सकते हैं। तो उसी तरह डार्क फ्रिंज के लिए आप जानते हैं कि पाथ डिफरेंस जो होता है वो एम प्लस 1/2 टाइम्स लैम्डा के इक्वल होता है। ये मैं आपको पीछे इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे रे ज्योमेट्री के तहत ये जो पाथ डिफरेंस है ये अभी हमने निकाला है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डी साइन थीटा। इस तरह आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आपस में कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये भी पाथ डिफरेंस ये भी पाथ डिफरेंस, तो ये राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाएगी। और यही है आपकी कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर मिनिमा।